नमस्कार दोस्तों। साल था 1972 जब उरुग्वे की एक रेप्यूटेड रग्बी टीम चिली में एक महत्वपूर्ण मैच खेलने के लिए निकली थी। लेकिन ये यात्रा कभी मंजिल तक नहीं पहुंची और उनकी ये यात्रा अचानक मौत के कगार पर पहुंच जाती है। आसमान में उड़ते हुए उनके विमान में जोरदार धमाका होता है और विमान दो हिस्सों में बंट जाता है। आधा हिस्सा कहीं बर्फीले पहाड़ों में खो जाता है तो आधे में फंसे लोग मौत के सामने खड़े होते हैं। आसपास थी तो सिर्फ बर्फ और हड्डियां कपा देने वाली ठंड। खाने को कुछ नहीं, बचने की उम्मीद जैसे हर पल धुंधली होती जा रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्लेन दुर्घटना की नहीं है। ये कहानी है इंसानी हौसले की, उस असंभव संघर्ष की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने 72 दिनों तक मौत से आंख मिलाई और उन बर्फीले पहाड़ों में अपने जीवित रहने का रास्ता खुद बनाया। भारत के वेस्ट में यह है उरुग्वे और यह है चिली। उरुग्वे में एक रेप्यूटेड ईसाई क्लब की रग्बी टीम थी जिसे अपने अच्छे गेम प्ले के लिए जाना जाता था। वास्तव में 1968 और 1970 में इस टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीती थी, जिससे उसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। हर साल वे अक्टूबर में चिली के सैंटियागो शहर में जाकर वहां की राष्ट्रीय रग्बी टीम और ओल्ड बॉयज के साथ फ्रेंडली मैच खेलते थे। ये मैच केवल प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होते थे, बल्कि वहां जाकर ये टीमें अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर छुट्टियों का आनंद भी लेते थे। 1972 में जैसे जैसे अक्टूबर का महीना नजदीक आया, ये रग्बी टीम चिली जाने की तैयारी में जुट गई। इनका प्लान था कि ये 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 8 बजे उड़ान भरेंगे। लेकिन ये फ्लाइट कोई नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी। ये था उरुग्वे का एक आर्मी प्लेन जिसका नाम था फेयरचाइल्ड FH-227D। उस समय उरुग्वे की आर्मी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही थी और इसलिए वे अपने खाली समय में नागरिकों के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। इस सर्विस के लिए वे $1600 की फीस लेते थे और जो कोई भी इस राशि का भुगतान करता वो प्लेन किराए पर लेकर अपनी यात्रा कर सकता था। ये विमान उरुग्वे के पूर्वी क्षेत्र से चिली के लिए उड़ान भरने वाला था और इसकी यात्रा एंडीज पहाड़ी की हाइट्स के बीच से गुजरने वाली थी। प्लेन में सवार थे कुल 45 यात्री, जिसमें रग्बी टीम के 19 सदस्य और 21 दोस्त व फैमिली मेंबर्स शामिल थे। साथ ही 5 क्रू मेंबर्स भी थे। इस फ्लाइट का पायलट था फेरा दास, जो कि एक अनुभवी पायलट था जिसके पास 5117 घंटे का उड़ान अनुभव था। उरुग्वे से चिली की उड़ान के दौरान उसे प्लांचोन पास के ऊपर से उड़ान भरनी थी। ये क्षेत्र पायलट के लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यहाँ का मौसम अचानक बदल जाता था। पहाड़ों की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा थी, जहाँ कुछ पहाड़ 22,800 फीट तक ऊंचे थे, जबकि विमान की अधिकतम फ्लाइट हाइट 22,500 फीट थी। फिर भी पायलट फेरा दास इस क्षेत्र में उड़ान भरने में सक्षम थे। उन्होंने इससे पहले इस विमान को 29 बार उड़ाया था और इस एरिया से भली भांति परिचित थे। उनके को पायलट थे लगुरारा, जो कि एक ट्रेनी थे जिन्हें फेरा दास ने इस कठिन क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए ट्रेन किया था। इसलिए उन्होंने पूरी फ्लाइट का कंट्रोल लगुरारा को सौंप दिया ताकि उसे और ज्यादा अनुभव मिल सके। सुबह उन्होंने उरुग्वे हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद मौसम ने अचानक दिशा बदल ली। मौसम खराब होते ही उन्होंने अर्जेंटीना के मेंडोजा में लैंड किया और वहां मौसम सुधरने का इंतजार करने लगे। अगले दिन 17 अक्टूबर 1972 को मौसम में सुधार आया। दिन में लगभग 2:18 पर पायलट ने फिर से उड़ान भरी और फिर चिली की ओर बढ़े। उड़ान भरने के कुछ समय बाद लगभग 3:21 पर विमान प्लांचोन पास पहुंचा। इस पॉइंट तक सब कुछ ठीक था। यहाँ पहुंचने के बाद को पायलट ने सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने सूचित किया कि वे प्लांचोन पास पहुंच चुके हैं और बताया कि वे चिली के कुरिको में लगभग 3:32 पर पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद लगभग 3:24 पर को पायलट ने फिर से चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे कुरिको पहुंच चुके हैं और नॉर्थ की ओर मुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सैंटियागो पहुंचेंगे और लैंडिंग की अनुमति मांगेंगे। एनरिक, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, इस सूचना से थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि प्लांचोन पास से कुरिको तक की फ्लाइट लगभग 11 मिनट में पूरी होती है। लेकिन को पायलट ने केवल 3 मिनट बाद ही ये दावा किया
कि वे कुरिको पहुंच गए हैं। अब एनरिक, जो सैंटियागो में था, उसने इस दावे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उतरने का निर्देश दिया और साथ ही लैंडिंग की अनुमति दे दी। ये प्लेन के साथ उसका आखिरी कांटेक्ट था। को पायलट की ये गलती बाद में बेहद गंभीर साबित होने वाली थी। इसने विमान में मौजूद सभी 45 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। वास्तव में को पायलट ने अपनी स्थिति का पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया था। विमान अभी भी प्लांचोन पास में था, एंडीज पहाड़ के आसपास। को पायलट ने गलत समझा कि वे चिली पहुंच गए हैं और मेन पायलट ने भी इस गलती पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने इस क्षेत्र में उतरना शुरू कर दिया जहां पहाड़ पहले से बहुत ऊंचे थे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका विमान एंडीज पहाड़ में है। को पायलट धीरे धीरे विमान की ऊंचाई घटा रहा था। अब सबसे पहले प्लेन एक एयर पॉकेट में पहुंचता है। एयर पॉकेट एक ऐसी जगह है जहां हवा का दबाव कम होता है। इससे विमान में गंभीर टर्बुलेंस उत्पन्न हुआ। इस टर्बुलेंस के कारण यात्रियों में भय का माहौल पैदा हो गया और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट कस ली। टर्बुलेंस के बाद को पायलट ने विमान को ऊंचा उठाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक और झटका लगा जिससे विमान और नीचे चला गया। पहाड़ों की हाइट विमान के हाइट के बहुत पास थी और विमान बहुत कम ऊंचाई पर था। इसके रिजल्ट में विमान का दाहिना विंग एक पहाड़ से टकराया और टूट गया। इसके बाद बायां विंग भी टूट गया। इसके बाद विमान का आधा हिस्सा टूटकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जमीन पर गिर गया। जैसे ही दुर्घटना हुई, इसमें 5 लोग तुरंत मर गए और 7 यात्री हवा में कहीं गायब हो गए और उनकी मौत हो गई। अब 45 यात्रियों में से केवल 33 लोग ही बच गए थे। विमान में मौजूद सभी लोग घायल थे, जिनमें कुछ बेहोश थे और कुछ लोगों की सीट बेल्ट उनके पेट में धंस गई थी। इसमें एक यात्री का पैर टूटकर बाहर निकल गया था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ एक पैनिक स्थिति बनी हुई थी। प्लेन से फ्यूल की तेज गंध आ रही थी। जो लोग बेहतर स्थिति में थे, उन्होंने दूसरों की मदद करने की कोशिश की। वे सारे लोग प्लेन से बाहर चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं विस्फोट न हो जाए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले तो बाहर तापमान 0 से नीचे था। साथ ही बर्फ होने की वजह से वे वहां पर चल नहीं पा रहे थे। लेकिन मजबूरी में उन्हें कुछ समय के लिए बाहर ही रुकना पड़ा। लेकिन अंत में जब वे थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं तो विमान में वापस लौटने का फैसला करते हैं। उनके विमान के खुले साइड से ठंडी हवा आ रही थी, जिसको रोकने के लिए उन्होंने सीटों का उपयोग किया। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो पीछे का हिस्सा टूटकर अलग गिर गया था और इसी में इन सब का सामान था। इन सभी यात्रियों ने केवल टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ ही इनके पास सर्दियों के कोई कपड़े नहीं थे। इनके पास अब वही सामान बचा था जो उनके हैंडबैग में था। इन 33 यात्रियों में से कोई भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन 2 ऐसे लोग थे जो मदद कर सकते थे। उनके नाम थे केनेसा और जर्विनो। ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट्स थे। उन्होंने जितना संभव हो सका सहायता प्रदान करनी शुरू कर दी। विमान का क्रैश हुआ था 3:34 पर। इसके लगभग आधा घंटे बाद शाम 4 बजे के करीब अंधेरा होने लग गया और साथ ही बर्फ गिरने लगी और हवा भी बहुत तेज हो गई। जो पहले से ही ठंड से जूझ रहे थे, उनके लिए स्थिति और भी खराब हो गई। हर जगह अंधेरा हो गया और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक्सीडेंट की वजह से प्लेन की सीटें बिखर गई थी। अब ये 33 लोग एक छोटी सी जगह में थे जहां पर कुर्सियां बिखरी पड़ी थी और बाहर का मौसम बेहद खराब था। इसलिए सभी ने तय किया कि वे अंदर और भी जगह बनाएंगे। उन्होंने अस्थायी रूप से बेहोश लोगों को प्लेन के बाहर ले जाने का निर्णय लिया ताकि और जगह बनाई जा सके। एक बार जब वो जगह साफ हो गई तो उसके बाद वे बेहोश लोगों को अंदर ले आए और उन्हें आराम करने दिया। प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था और 33 यात्रियों को पूरी तरह विश्वास था कि दुर्घटना की खबर फैल गई होगी। उन्हें लगा कि रात हो गई है और अगली सुबह बचाव टीम आ जाएगी। उन्होंने सोचा कि केवल कुछ घंटों की बात है और उन्हें रात भर इंतजार करना होगा। लेकिन इस तरह सोचना उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो कोई योजना नहीं बना रहे थे और बस मदद का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एक यात्री ने बताया कि कॉकपिट में एक रेडियो है और अगर वे इसका यूज करके सिग्नल भेजते हैं तो रेस्क्यू करना आसान हो जाएगा। लेकिन कॉकपिट तक पहुंचने का रास्ता भी सीटों से भरा हुआ था, इसलिए वहां पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन किसी तरह एक आदमी कॉकपिट में पहुंच जाता है ताकि वो रेडियो का उपयोग कर सके। जैसे ही वो कॉकपिट में पहुंचा, उसने एक आदमी की चीख सुनी। दुर्घटना के बाद विमान का आगे का हिस्सा जमीन में धंस गया था और सभी डिवाइसेस के साथ पायलट फर्रा दास और को पायलट लगुरारा भी अंदर दब गए थे। पायलट फर्रा दास ने पहले ही अपनी जान गंवा दी थी
लेकिन लगुरारा के शरीर में उपकरण धंस गए थे, जिससे वो काफी गंभीर दर्द से चिल्ला रहे थे। उस आदमी ने को पायलट को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सीटें बिल्कुल नहीं हिल रही थी। साथ ही को पायलट और भी ज्यादा दर्द से चीखने लगा। उस आदमी ने बाहर से बर्फ लाकर एक रुमाल को भिगोने की कोशिश की ताकि वो लगुरारा की मदद कर सके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लगुरारा दर्द से कराता रहा। इसके बाद को पायलट ने उस आदमी से कहा कि एक बैग से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दे, क्योंकि वो अब और ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता। लेकिन उस आदमी ने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बाद वो कॉकपिट से बाहर आया और सभी को इसके बारे में बताया, और उसने साथ ही ये झूठ कहा कि उसने रेडियो से कांटेक्ट किया था और रेस्क्यू टीम जल्द ही आ रही है, जबकि कॉकपिट में रेडियो काम ही नहीं कर रहा था। अब उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि लोगों का मनोबल बना रहे और वो ज्यादा परेशान न हो। इसके बाद रात का समय आया। चारों ओर बर्फ गिर रही थी। तापमान 0 डिग्री था। सब कुछ अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। उनके बैग में कुछ बोतलें शराब की थी। उन्होंने 5 बोतलें निकालकर आपस में बांट ली और इस तरीके से उन्होंने ये रात गुजार ली। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को जब सुबह हुई तो बर्फबारी थोड़ा कम हो गई, लेकिन रात में 5 और लोग गुजर गए और को पायलट की भी उस रात मौत हो गई। तो अगले दिन सुबह केवल 28 यात्री बच गए। अब उन्होंने उन 5 यात्रियों के शवों को भी बाहर निकालकर प्लेन के पास रख दिया। ये दिन भी इसी तरह बीता और कोई बचाव दल नहीं आया। तो सभी ने इकट्ठा होकर ये योजना बनाई कि वो जितना हो सके जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तय किया कि कोई खुद से खाने की चीज नहीं खाएगा और सभी खाने के सामान को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद वो सारा खाना इकट्ठा करने लगे। पीने के लिए उनके पास 3 बोतलें शराब थी, साथ ही विस्की और ब्रांडी की बोतलें थी। सॉलिड फूड में उनके पास थी 8 चॉकलेट, नोगेट, खजूर और प्लम, जो फर्श पर बिखरे हुए थे। उन्होंने सारे फूड को एक जगह इकट्ठा किया और एक आदमी को समान रूप से बांटने की जिम्मेदारी सौंपी। 28 लोगों के लिए ये फूड बहुत लिमिटेड था और किसी को नहीं पता था कि रेस्क्यू टीम कब आएगी। दोपहर के खाने में उन्होंने चॉकलेट का टुकड़ा लिया और डिओड्रेंट के ढक्कन का यूज करके शराब को बांटा। चारों ओर बर्फ थी, लेकिन लो टेम्परेचर की वजह से इसे पिघलाना बहुत मुश्किल था। जब उन्हें प्यास लगती तो वे मुंह में बर्फ डालते ताकि वो पिघल सके। कुछ लोग बर्फ को एक बोतल में डालकर घंटों तक हिलाते रहे ताकि पानी मिल सके, लेकिन ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं था। यहाँ जो बर्फ थी वो तेल और खून से खराब हो गई थी, और जहाँ ये लोग टॉयलेट कर रहे थे वहाँ पर तो बर्फ और भी ज़्यादा खराब थी, और इसी वजह से उन्हें बर्फ इकट्ठा करने के लिए दूर जाना पड़ता था और फिर उसे पीने के लिए वापस लाना पड़ता था। बर्फ इकट्ठा करना और फिर उसे पिघलाने के इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, लेकिन उन्हें उतना ही खाना पड़ रहा था जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक था। ऐसे कंडीशन में ये लोग हर संभव तरीके से एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे ने सभी को सूचित किया कि एक विमान लापता हो गया है और यात्री गायब हैं। अब उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक विमान ने इनके ऊपर से उड़ान भरी। प्लेन को देखकर ये लोग शोर मचाने लगे, इशारा करने लगे, लेकिन उस प्लेन में बैठे लोगों ने इन्हें नहीं देखा। इसके बाद एक और प्लेन आया। इन्होंने फिर से शोर मचाया, लेकिन उन्होंने भी इन्हें नहीं देखा। अब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और सफ़ेद रंग का था, जो आसपास के सफ़ेद पहाड़ों और बर्फ में घुल मिल गया था, जिससे उसे देखना बहुत मुश्किल था। इसके बाद इन्होंने तय किया कि वो विमान पर SOS लिखेंगे, जिससे कि रेस्क्यू टीम उन्हें आसमान से देख सकते थे। उन्होंने प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए लड़कियों की लिपस्टिक और नेल पेंट का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि वे केवल आधा संदेश पूरा कर पाए थे, क्योंकि उनके पास लिपस्टिक और नेल पेंट की कमी हो गई थी। इसके बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उम्मीदें घटती गई। मौसम इतना खराब था कि कई लोगों का मानना था कि अगर विमान मिल भी जाता है तो भी यात्री जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जिस देश में विमान लापता हुआ था उसे 10 दिनों तक लगातार खोज करनी थी, इसलिए खोज जारी रही, हालांकि उत्साह के साथ नहीं। इस बीच जिनकी खोज हो रही थी वे इस भयानक स्थिति में अपने दिन बिता रहे थे। जैसे ही अंधेरा फिर छाने लगा, उनकी समस्याएं बढ़ती गई। लोग टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे और लोग प्लेन के आसपास ही पेशाब करने के लिए मजबूर थे। अंधेरे, ठंड और बदबू के कारण जीना बहुत कठिन हो गया था। अब ये 28 बचे लोग कभी अंधेरे में एक दूसरे से सटकर तो कभी अपने चेहरे पर हाथ रखकर निराशा में इंतजार कर रहे थे। वहां कोई भी जानवर
पेड़, यहाँ तक कि छोटे छोटे पौधे तक नहीं थे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली थी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1972 को एक रग्बी टीम के मेंबर की बहन की डेथ हो गई। यहाँ पर लोग कम खाना मिलने की वजह से कमजोर हो गए थे और चलने में असमर्थ थे और केवल बैठकर मदद का इंतजार कर सकते थे। खाना कम होने की वजह से कई लोगों ने भूख मिटाने के लिए चमड़े के सीट कवर खाने का सहारा लिया, जिससे उन्हें बीमारी हो गई और बाद में ये तय किया गया कि कोई भी सीट कवर नहीं खाएगा। नॉन वर्किंग रेडियो भी यहाँ चिंता का विषय था। मार्सेलो, जो कि एक टेक्नीशियन था, उसने बैटरी से रेडियो जोड़ने की कोशिश की। उस समय मदद की एकमात्र किरण थी तो रेडियो। यहाँ मार्सेलो ने रेडियो को बैटरी से जोड़ा और कई दिनों बाद उसे चालू किया। हालांकि ये कोई सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और केवल चिली के कुछ रेडियो स्टेशनों को सुन सकता था। एक दिन मार्सेलो ने एक समाचार प्रसारण सुना जिसमें बताया गया कि उरुग्वे की रग्बी टीम के विमान के लिए खोज अभियान बंद कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। इसका मतलब था कि उनकी एकमात्र उम्मीद थी कि वे खुद से बचने की कोशिश करें। अब उन्हें पता था कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। ये सुनकर रग्बी टीम के दो दोस्त वहां से दूर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कई किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने केवल अंतहीन सफेद बर्फ ही देखी। जैसे ही रात हुई वे विमान में लौट आए ताकि अपनी जिंदगी बचा सकें, और आगे बढ़ने का मतलब था अपनी जान जोखिम में डालना। खाने का सामान बहुत कम रह गया था। लोग बीमार और डरे हुए थे। वे खाने को बहुत सावधानी से बांट रहे थे। फिर मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुझाव दिया कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें खाने की और व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद अगला सुझाव सभी को चौंका देने वाला था। उन्होंने जीवित रहने के लिए डेड बॉडीज खाने का प्रस्ताव रखा। हर कोई हक्का बक्का रह गया और कुछ लोग नाराज हो गए क्योंकि डेड बॉडीज में उनके दोस्त और परिवारों के शव शामिल थे। इसके बाद 9 अक्टूबर 1972 को स्थिति और भी गंभीर हो गई जब एक अवलांच आया जिसमें 8 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद केवल 19 लोग ही जीवित बचे रहे। जो लोग पहले 80 किलोग्राम वजन के थे, अब उनका वजन लगभग 30-40 किलोग्राम रह गया था और उनके खाद्य सामग्री भी बहुत कम बच गई थी। इसके बाद एक दिन एक यात्री ने मलबे से कांच का टुकड़ा लिया। वो प्लेन से बाहर गया और फंसे हुए शवों को छोटे टुकड़ों में काटने लगा। उसने वो टुकड़े वापस लाए, उन्हें विमान की छत पर सुखाने के लिए रखा और बाद में उसका एक हिस्सा खा लिया। इसे देखकर 2 और लोगों ने भी ऐसा ही किया। इन लोगों का मनोबल गिरने लगा क्योंकि वो बर्फ में घिरे हुए थे और सर्च ऑपरेशन भी बंद हो गए थे। कुछ रग्बी टीम के सदस्यों ने गाना गाकर मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक लड़का जिसका नाम था एनरिक, उसके पेट में एक कुर्सी की छड़ फंसी हुई थी। हालांकि वो ठीक हो रहा था, लेकिन जब भी वो हरकत करता तो उसे ज्यादा दर्द हो रहा था। घाव इतना गंभीर था कि उसे निकालने से आंतों को नुकसान हो सकता था, जिससे वो मर भी सकता था। फिर भी एनरिक ने उस छड़ को निकालने पर जोर दिया। इसके बाद बिना किसी एनेस्थीसिया और सर्जिकल उपकरणों के ऑपरेशन किया गया। उन्होंने सर्जरी करने के लिए कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल किया। चमत्कारिक रूप से आंतें सुरक्षित रही। उन्होंने शर्ट को कसकर पकड़े रखकर घाव को बंद कर दिया। प्रिमिटिव स्थितियों में भी सर्जरी सफल रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए 3 लोग और गुजर गए और अब केवल 16 लोग बच गए। जो लोग पहले अपने दोस्तों या परिवार की बॉडीज खाने में हिचकिचा रहे थे, अब वे भी ऐसा करने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद अब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मौत का इंतजार करना व्यर्थ है। यहाँ से निकलने के लिए अब उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। अब क्योंकि प्लेन के एक्सीडेंट वाली जगह पूरब की ओर खुली थी, जहाँ केवल दूर तक बर्फ ही दिखाई दे रही थी, जबकि पश्चिम की ओर पहाड़ों ने रास्ता रोका हुआ था। उन्होंने अनुमान लगाया कि पहाड़ों के पार कुछ हो सकता है, शायद पेड़ या पौधे जो उनके जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। अब पहाड़ों पर चढ़ना ही उनकी एकमात्र उम्मीद लग रही थी। उन्होंने 3 लोगों की टीम बनाई जिसमें शामिल थे नैंडो पराडो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो, जो अन्य लोगों की तुलना में बेहतर शारीरिक स्थिति में थे। उन्हें पता था कि ठंड पहले से कई ज्यादा होगी, इसलिए उन्होंने प्लेन की सीटों से रुई निकाली और उसे अपने टी-शर्ट और कपड़ों में भरकर टेम्पररी जैकेट बनाई। खाने के लिए उन्होंने डेड बॉडीज के टुकड़े, कुछ चॉकलेट्स और नोगेट को एक डिब्बे में पैक किया। इसके बाद 12 दिसंबर 1972 को उन्होंने निर्णय लिया कि तीनों पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। उनकी योजना के अनुसार वे दिन के समय चढ़ेंगे और रात में आराम करेंगे, इसलिए वे तीनों सुबह जल्दी निकल पड़े। ये कोई सामान्य चढ़ाई नहीं थी, बल्कि बेहद ठंडी और ऊंचाई पर थी। 12 तारीख को उन्होंने निकासी की और जब भी मौसम खराब हुआ
तो उन्होंने आराम करना ही सही समझा। 3 दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास खाद्य आपूर्ति तीनों के लिए पूरी नहीं होगी। कमजोरी को देखते हुए उन्होंने 15 दिसंबर को एंटोनियो को विमान पर वापस भेजने का निर्णय लिया। भोजन को बचाने की उम्मीद में एंटोनियो को वापस भेज दिया गया, जबकि रॉबर्टो और नैंडो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। चढ़ाई कठिन थी लेकिन उतरना बहुत आसान, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना रास्ता चिन्हित कर लिया था। एंटोनियो जल्दी से फिसलकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उसने रिपोर्ट किया कि रॉबर्टो और नैंडो अभी आगे बढ़ रहे थे। वे धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। 18 दिसंबर को एक विमान भी उनके सिर के ऊपर से गुजरा। उन्होंने संकेत दिया लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। अगले दिन 19 दिसंबर को उन्होंने फिर से चढ़ाई जारी रखी। 20 दिसंबर 1972 तक उन्हें पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की आवश्यकता थी। उस समय तक उन्होंने लगभग 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी, जिसमें उन्हें लगभग 8 दिन लगे। जैसे जैसे वे चोटी के करीब पहुंच रहे थे, दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगे, क्योंकि वे बहुत चिंतित थे, क्योंकि अगर चोटी पर पहुंचने के बाद उन्हें फिर से सफ़ेद पहाड़ दिखे तो इसका मतलब होगा कि वे अब भी बर्फ से ढके हुए इलाके में फंसे हुए हैं। चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने एक अलग दृश्य देखने की प्रार्थना की। किस्मत से उन्होंने एक बिना बर्फ का पहाड़ देखा और उसके नीचे देखी एक नदी। ये एक बड़ा राहत का क्षण था। 70 दिनों से अधिक कठिनाई के बाद वे एक संभावित आशाजनक दृश्य देखकर खुशी से झूम उठे। इसके बाद वो उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं और नदी के किनारे एक रात बिताते हैं। जितना संभव हो सके आराम करते हैं। जब वे जागते हैं तो उन्हें पास में कुछ गायें दिखती है, एक नूडल का पैकेट और जली हुई लकड़ियां मिलती हैं। वो ये देखकर खुशी से झूम उठते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये संकेत उनके करीब मदद आने का है। नदी चौड़ी थी और उसका बहाव बहुत तेज था, जिससे उसे पार करना चुनौतीपूर्ण था। कुछ समय बाद जब वे इंतजार कर रहे थे तो नदी के दूसरी ओर उन्हें एक घुड़सवार दिखता है। ये उस घुड़सवार को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। इनके पास उसे सुनने का कोई तरीका नहीं था। वे अपनी ओर से संकेत दे रहे थे, लेकिन घुड़सवार उनके इशारों को नहीं समझ पा रहा था। अंत में घुड़सवार ने कुछ कहा, हालांकि वे उसकी बात नहीं सुन पाए। वे केवल एक शब्द सुन सके, कल। इसके बाद वो आदमी चला गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद उसने अगले दिन आने के लिए कहा है। वे उसकी प्रतीक्षा करते हैं। अगले दिन वो आदमी लौटा, एक कागज और एक कलम लेकर। उसने कागज पर लिखा था कि आप क्या चाहते हैं। उसने उस कागज को एक पत्थर के चारों ओर लपेटकर नदी के पार फेंका। उन्होंने उस कागज पर अपना संदेश लिखा और उसी तरह वापस भेजा। उनका संदेश था, मैं एक विमान से आया हूँ जो पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं उरुग्वे से हूँ। जब उस घुड़सवार ने संदेश पढ़ा तो उसने उनकी स्थिति को समझा, फिर जल्दी से स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया और मदद की व्यवस्था की। इसके बाद इन दोनों को वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे और कहां बाकी 14 लोग फंसे हुए थे और कैसे उन्होंने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। दूसरी ओर जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहां बचे 14 लोग 9 दिनों तक रेडियो के पास बैठकर किसी भी समाचार की उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद 22 दिसंबर को रेडियो पर एक समाचार आता है कि उरुग्वे का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उनमें से 2 बचे हुए लोगों को ढूंढ लिया गया है और बचाया गया है। ये खबर सुनते ही सभी राहत की सांस लेते हैं और रोने लगते हैं। ये सभी के लिए बहुत अच्छी खबर थी। इसी समय दुर्घटना स्थल पर जाने और सभी बचे लोगों को बचाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए। ये 2 बचे हुए लोग, जिनका वजन अब 30 किलोग्राम से भी कम था, हेलीकॉप्टर को दुर्घटना स्थल पर ले जाने के लिए गाइड करते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बचा लिया जाता है। 72 दिनों तक कठिन से कठिन परिस्थितियों में अत्यधिक ठंड और भयानक भूख का सामना करते हुए जिंदा रहना, ये सिर्फ एक जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये साबित करती है कि यदि इंसान साहस नहीं खोता तो किसी भी हालात पर विजय प्राप्त कर सकता है। उनके जीवित रहने के तरीके को लेकर सवाल जरूर उठते हैं, परंतु ये सच है कि ये एक अदम्य साहस और प्रेरणा की कहानी है जो किसी को भी जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकती है।